तो कैसा चल रहा है भाई लोग। तो आज हम देखेंगे टॉक्सिक फीमेल्स के ऊपर एक वीडियो। सीकिंग ज्ञान की बहुत अच्छी वीडियो है, तो लेट्स वॉच। दोस्तों, जब भी मैं इन सब वीडियोस के कमेंट्स पढ़ता हूं तो उससे मुझे ना एक चीज दिखाई देती है कि मेरी है ना एक इमेज बन गई है कि ये बंदा हमेशा फीमेल्स के अगेंस्ट ही बोलता है। इसी वजह से मैंने पहले वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बोला भी था कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, और आई गेस 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं मैंने इस पे वीडियो इसी वजह से नहीं बनाई थी। पर फिर रिसेंटली सुचाना सेठ का केस सामने आया जिसमें एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को मार देती है। अब पुलिस जब सुचाना को पकड़ लेती है तो वो उसकी मोटिवेशन के बारे में पूछती है कि ऐसा क्यों किया। सुचाना का कोई जवाब नहीं होता, पर पुलिस को उसके सामान में एक फटा हुआ नोट मिलता है जिसके बारे में इन डिटेल पुलिस ने किसी को नहीं बताया। पर पुलिस ये इन्फॉर्मेशन देती है कि उस नोट में मेजरली ये लिखा था, मैं अपना बच्चा अपने पति को नहीं देना चाहती थी। अब ये चीज भी सोचने की कुछ हद तक सही है और कई सारी माएं ऐसी होती हैं, पर इसका ऑल्टरनेटिव ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे को मार दो। इस केस का ये एक्सट्रीम एग्जांपल देके मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि सारी औरतें ऐसी ही होती हैं। देखो, हर जेंडर के लोगों में टॉक्सिसिटी पाई जाती है और स्पेसिफिकली मेल्स बहुत ज्यादा बुरे काम करते हैं, वो डायरेक्ट क्राइम्स करते हैं। और जस्ट बिकॉज मेल्स के सारे बुरे काम डायरेक्ट क्राइम्स होते हैं तो उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनके लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बन सकती हैं जिनकी मदद से लॉज बन जाते हैं जिससे कई लोग बहुत जल्दी से अंदर किए जा सकते हैं। इसलिए फैमिली कोड्स भी मेल्स को इतना ज्यादा फेवर नहीं करती क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग नोशन है कि मेजरली मेल्स हरामी होते हैं। बच्चे की कस्टडी के ज्यादातर केसेस में कस्टडी प्रेफरेबली मां के पास जाती है क्योंकि ये चीज भी प्री अज्यूम्ड होती है, जो कि कुछ हद तक सही भी है कि मेल्स केयरलेस होते हैं और अनएम्पैथेटिकल होते हैं। पर अगर सुचाना के केस को देखें तो ये देखो, तुम मानो या ना मानो, जो मेल्स होते हैं उनमें 50 से 60% ज़्यादा मसल पावर होती है अपर बॉडी में। देखो, है ना। तो क्या होता है, फीमेल्स में ये नहीं होती है। तो बचपन से फीमेल क्या चाहती हैं, फीमेल ये चाहती हैं कि क्योंकि उनके पास पावर तो है नहीं एज़ कम्पेयर टू मेल, है ना, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। एंड दिस डजंट अप्लाई टू एवरीवन, लेकिन मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द वुमन जो होती हैं वो बचपन से समझ जाती हैं कि वो अगर डायरेक्ट रहेंगी ना तो उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर वो ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें कोई आदमी बहुत ज़्यादा चटका हुआ आदमी मिल जाए उन्हें, जो बहुत ही इम्पल्सिव होता है, तो ये हो सकता है कि वो उन पर अटैक कर दे। तो इसलिए वो हमेशा इनडायरेक्ट बातें करती हैं, ठीक है। दूसरा, सोसाइटी उन्हें जज करती है जैसे वो बात करती है। यानी कि अगर लड़की ज़्यादा डायरेक्ट बात करेगी ना, खुल्लम खुल्ला बात करेगी, ठीक है, तो लोग कहेंगे ये तो काफ़ी मुंहफट लड़की है या काफ़ी ओपन टाइप की लड़की है, ऐसी बातें करेगी। तो इसलिए लड़कियाँ क्या करती हैं, अपनी इनोसेंस को प्रिजर्व करने के लिए कभी भी कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं बोलती हैं, जो चीज़ उनकी इमेज को हार्म कर सके ना, ऐसी चीज़ें बोलती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्हें क्या सिखा देती हैं, ये चीज़ें उन्हें सिखा देती हैं कि किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करना है। इसीलिए लड़कियाँ मैनिपुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि कोई लड़की बड़ी इनोसेंट सी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हर लड़की बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती है मैनिपुलेट करने में। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखते हैं ये वीडियो और उसके बाद मैं अपनी टिप नहीं दूंगा दोबारा। ये सारे प्री एग्जिस्टिंग आइडिया थोड़े बहुत फ्लॉड लगते हैं। और पता है, ये एक ऐसी पहली औरत नहीं है जिसने ये क्राइम किया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी का 1976 से 2007 का एक डेटा बताता है कि हर साल यूएसए में 500 फेलिसाइड कमिट होते हैं और उनमें शॉकिंगली 42% अपने बच्चों को मारने वाली माएं थी और 52% ऑफ द टाइम मेल्स किड मारे जाते हैं। इसके अलावा और भी इनडायरेक्ट लीथल क्राइम्स होते हैं। एनसीआरबी का 2021 का डेटा बताता है कि आदमी औरतों से 2 से 3 गुना ज्यादा सुसाइड करते हैं, पर उनमें से सबसे बड़ा कारण है 33% मेल्स के सुसाइड का रीजन था फाइनेंशियल नहीं बल्कि फैमिली प्रॉब्लम्स। अब वैसे हम सभी जुडिशियल सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको एकदम जस्टिस दे, पर यह चीज बहुत ज्यादा फालतू बात है क्योंकि पहले तो इतने सारे केसेस हैं कि इंसान की तारीखों में ही जिंदगी खराब हो जाती है, जैसा सर्वजीत के साथ हुआ था। और दूसरी चीज कि नए फॉल्स केसेस आते हैं और भी कई अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं जिससे नए वर्डिक्ट एमर्ज होते हैं इनडायरेक्ट लीथल क्राइम के अगेंस्ट। उससे थोड़े बहुत लोग अवेयर हो जाते हैं। इसलिए आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपका खुद ही सतर्क होना जरूरी है। इसीलिए इनडायरेक्ट लीथल फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी करने वाली फीमेल्स कैसी होती हैं, इनको कैसे पहचानें, आज इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये अनआइडेंटिफाइबल टॉक्सिसिटी मेनली 2 तरीके की होती है। दोस्तों, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका पहला ट्रेट होता है वो बहुत ज्यादा चार्मिंग और कॉन्फिडेंट होती है,
ऐसी फीमेल्स अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, इसीलिए वो यूजुअली बहुत अच्छी दिखती हैं। और अगर वो जेनेटिकली नहीं भी अच्छी दिखती तो वो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाती हैं और आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं। आपकी कुछ गलतियां भी होती हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझती हैं। आपको वो बिल्कुल ये एहसास दिला देती हैं कि आप एक बहुत अच्छे और डिजायर्ड इंसान हो। और इससे यूजुअली लड़कों को लगता है शी इज द वन, भाई यही है लड़की, कितनी मस्त लड़की है। फिर एकदम से वो फीमेल अपने कैरेक्टर से ना बिल्कुल अलग काम करती है। पहले आपको 100% अटेंशन और अफेक्शन मिलती थी, अब 0% मिलेगी। फिर लड़के सोचते हैं कि यार मेरी कोई गलती थी जिस वजह से गुस्सा हो गई। अब लड़का उस पुरानी वाली एंजल को सीख करने के लिए एफर्ट्स करने लगता है। और यहाँ पे शुरू होती है लड़के की स्काउटिंग, क्योंकि ऐसी फीमेल्स एक प्रोटेक्टर, इंटीग्रल यानी वो इंसान अपने वादों को पूरा करने वाला हो और अफेक्शनेट इंसान की तलाश में होती हैं। अब अगर वो इंसान प्रॉमिसिंग नहीं है तो वो टोटल इग्नोर होता है, और जो इंसान प्रॉमिसिंग लगता है उसके साथ फिर वो रिलेशनशिप में आती है और फिर उस बंदे के ट्रायल शुरू होते हैं। साथ में वो और लोगों के भी ट्रायल्स ले रही होती हैं। और जब भी स्पेसिफिकली बेस्ट परफॉर्मर हारा हुआ फील करता है तो वापस से वो थोड़े टाइम के लिए वो पुरानी एंजल बन जाती है, जिससे उस बेस्ट परफॉर्मर का मोरल बूस्ट होता है और वो वापस से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और जब ट्रायल लिमिट खत्म हो रही होती है यानी एजिंग, और साथ ही उस परफॉर्मर से अच्छा कोई परफॉर्मर उनके पास नहीं होता, फिर रिलेशनशिप और ज्यादा आगे बढ़ता है। फिर वो रिलेशनशिप ऐसा चलता है कि वाइफ हमेशा अनसेटिस्फाइड रहती है और यूजुअली हस्बैंड्स को बिल्कुल समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। वो बस अपने आप को बेटर प्रूफ करता रहता है, पर उस लड़के की जिंदगी में केओस कभी भी खत्म नहीं होती। इसका एग्जांपल मैं आपको एक रियल लाइफ सेलिब्रिटी कपल की जिंदगी से दूंगा, क्योंकि वो खुद ही अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा खुलकर बताते हैं। विल और जेडा स्मिथ। पहले आप विल को देखो, 6 फुट 1 इंच का है और ब्लैक या फिर व्हाइट एक्टर्स से भी कंपेयर करें तब भी वो काफी ज्यादा हैंडसम है। और साथ ही विल स्मिथ का करियर काफी एक्टर्स से बहुत ज्यादा अच्छा है। अब आप देखो जेडा को, जिनकी हाइट 5 फुट है और करियर वाइज भी उनका कुछ इतना अच्छा करियर नहीं रहा। और आप में से कई फीमेल्स बुरा मत मानना, बट जेडा एक अफ्रीकन अमेरिकन टीनेज लड़का होता ना, उसकी तरह दिखती है। पर जेडा रैपर की तरह शुरुआत से ही काफी ज्यादा चार्मिंग और इंटेलेक्चुअल रही हैं। इसके बारे में कॉमेडियन मार्लन वेन्स बताते हैं। I met her backstage at In Living Color, my brother's TV show in the 90s. I walked in his dressing room. I saw Jada and I was immediately smitten. Like, this woman was so smart, so knowledgeable, so multi-talented. She could sing, she could dance, she could rap, she could write poetry. अब जिस टाइम जेडा विल स्मिथ से मिल रही थी, उनसे जुड़ी हुई थी, उनको डेट कर रही थी, उससे बहुत पहले से उनका एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, रैपर टूपैक। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में जेडा बताती हैं कि टूपैक और वो कितने ज्यादा क्लोज थे। I just understood him. I just understood him. And he understood me. He really got me. And he really knew how to pull my coattails in ways that a lot of people didn't. And same for me with him. I just knew how to reach. आगे वो खुद भी ये बताती हैं कि टूपैक ने उनसे शादी करने के बारे में भी पूछा, उनको प्रपोज किया था, पर जेडा ने मना कर दिया। अब आप देखो कि वो बोलती तो है कि हम एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझते थे, टूपैक की डेथ हो गई है तब भी वो उसको याद कर रही हैं। Oh. Now, do you know why this is relevant? I do. Maxine and Tupac are both in In the that same picture. picture. ओवर एक्टिंग। तो फिर मना करने का रीजन क्या रहा होगा? रीजन ये था कि टूपैक विल स्मिथ की तरह एक लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टर नहीं था, क्योंकि टूपैक काफी ज्यादा गैंग वायलेंस में इन्वॉल्व था। और आगे फिर टूपैक की मौत भी इसी वजह से हुई थी। पर फिर टूपैक की मौत के नेक्स्ट ईयर ही जेडा विल स्मिथ से शादी कर लेती है। अब जेडा को विल की तरफ से हर चीज मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कंट्रोलेबिलिटी और फुल लॉयल्टी। बाकी एक्टर्स की तरह विल स्मिथ का कभी भी कोई अफेयर नहीं रहा। साथ ही विल स्मिथ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनको शुरुआत से ही स्टार बनाना चाहता था, अपने से भी बड़ा स्टार। ये चीज आप जेडन के इनिशियल करियर से देख सकते हो। अब ऐसा नहीं था कि जेडा को कंट्रोल किया जा रहा था, जेडा तो घर पे एक घरेलू लुगाई बनकर रह गई। जेडा भी अपने करियर पर बहुत अच्छे से फोकस कर रही थी। पर स्टिल ये सब होने के बावजूद भी जेडा रिसेंटली अपनी मेमोयर बुक में लिखती है, मैं खुश नहीं थी। I think at that particular point of time, I was just still really resentful. Just like, oh, so
आगे कॉन्वर्सेशन में वो ये चीज खुद बोलती हैं कि विल ने फिर मेरे को बोल दिया कि गो मेक योरसेल्फ हैप्पी, और इसमें उनका कुछ ऐसा रिएक्शन था। He's like, go. Go make yourself happy. Go make yourself happy. And how did you receive that? Not well. Just like, oh, so I helped you get your happiness. Now you just going, क्योंकि ऐसी फीमेल्स का ना दूसरा बड़ा ट्रेट होता है, वो काफी ज्यादा एंटाइटल्ड होती हैं। ऐसी फीमेल्स का अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो जब भी वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं तो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं और गुस्सा होती हैं। चाहे वो जितनी ज्यादा फॉर्चुनेट हो, उनको जो चाहिए वो चाहिए, चाहे उससे उनके आसपास वाले लोगों के दिमाग में जितनी भी केओस हो। विल जेडा के ही शो में बताते हैं कि उनको पता था कि जेडा मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रही हैं, तो उससे बाहर निकालने के लिए, जेडा को खुश करने के लिए, वो जेडा के 40th बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। Her 40th birthday was going to be my thing. It was going to be a splash. It was going to be a splash. Mary J. Definitely was a Blige. splash. Mary J. Blige performed. I debuted the film, all of that. It was going to be the पहली बात तो अगर तुम किसी भी जिसके साथ भी हो ना, लड़की के साथ ज़्यादा खुश रहते हो ना, तो दे कैन नॉट सी इट। जस्ट मैंने ये ऑब्जर्व करा है, एंड उनको ये लगता है कि ये खुश जो है ना वो मेरी वजह से है। द रीज़न ऑफ इज हैप्पीनेस इज़ मी, उन्हें ये लगता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को ना लेस इमोशनल और लेस एक्सप्रेसिव दिखाना चाहिए इन फ्रंट ऑफ अ वुमन। भले वो तुमसे प्यार भी करती हो, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो 50 साल से। अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ रहो खुश। अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने वाइफ के साथ भी तुम बहुत ज़्यादा हंसते हुए रहोगे ना, तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे शी वांट टू लाइक तुम्हें सैड फील कराने की कोशिश करेगी वो। ऐसा होता है इनमें बस, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये मेरी वजह से इतना हैप्पी है, इट इज़ मी। तो यानी कि मैं इसके लेवल से काफ़ी बाहर हूँ, तभी ये इतना खुश है। समझ रहे हो? लंगूर के हाथ में अंगूर आ गए हैं या फिर ऐसा ही कुछ हुआ है, तो इनको यही लगता है। अब तुम कुछ भी कह लो, लेकिन अगर तुम ज़्यादा खुश रहोगे ना, जैसे ये अभी था, तो वो कुछ ऐसा बोलेगी जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। फॉर एग्जांपल उसने बोला था कि अभी भी मैं टूपाक को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कभी रही नहीं टूपाक के साथ, क्योंकि खतरा था टूपाक के साथ रहने में, क्योंकि टूपाक की लाइफ को खुद खतरा था, ठीक है, और वो स्टेबल भी नहीं था। ऑन दी अदर हैंड ये स्टेबल था, लेकिन ये कोई भी इमोशनल पीक्स एंड हाइज जो है वो दे नहीं रहा था, क्योंकि इमोशनली स्टिमुलेटिंग आदमी चाहिए होता लड़कियों को, ठीक है। तो वो एक स्टेबल आदमी हो नहीं सकता कभी जो इमोशनली स्टिमुलेटिंग होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है उसके बाद। तो इसीलिए लड़कियां कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं एक लॉयल आदमी को। ये बात मेरी सुन लेना, चाहे तुम ऑब्जर्व भी कर लेना। अगर तुम लॉयल रहोगे ना, तो आखिरकार वो छोड़ के जाने वाली है। तो इसीलिए हमेशा अपने ऑप्शंस को ओपन रखो। the thing that lifted her out of this midlife crisis, and it was going to be my deepest, most beautiful proclamation of love, and we did it in front of all of these people. So then I have Mary J. Blige performing. The whole time I'm like, the little boy that wants mommy to say everything was wonderful, right? And she's having a really difficult emotional time. And then when we got back to the room, it was me, you, and mommy. And we were talking about the next day, and there were things planned for the next day. And she said, I'm not sure I want to do anything the next day. And she's told me that the party was the most ridiculous display of my ego. सोचने की बात है कि ये देखो, इसकी शक्ल देखो बस, तुम देख सकते हो कि जेडा इसे कैसे देख रही है। The next day, and she said, I'm not sure I want to do anything the next day. And she's told me Negro. that the party was the most ridiculous display of my ego. सोचने की बात है कि क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना पहुंचा हुआ इंसान, इतना सक्सेसफुल और हैंडसम इंसान अगर अपने आप को प्रूव करने लग जाता है ना, इस तरह की लड़की को जिसकी ना कोई शक्ल है ना हाइट है, ठीक है, दिखती भी नॉर्मली है, तो ऑटोमेटिकली उसको लगता है कि मैं उसके लीग से बहुत बाहर हूँ। समझ रहे हो? तो इसीलिए कभी भी अपने आप को प्रूव नहीं करना है किसी लड़की को, ठीक है, प्रूव करना है ही नहीं, और अपने ऑप्शन हमेशा ओपन रखने हैं। अगर तुम यही देखो, दीपिका और रणबीर के साथ भी यही हो रहा है। जब तुमने वो वाली वीडियो देखी होगी उनकी, तो रणबीर कैसे बैठ के शक्ल बना रहा है और दीपिका बोल रही है कि मैं तो अभी भी अपने ऑप्शन देख रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी जो है ना, वो दिखाता है उसे, अपने पूरे इमोशंस दिखाता है और शो करता है कि मैं लाइक करता हूँ तुम्हें। लेकिन वो ये भूल गया है कि वो एक ना बड़ा सुपरस्टार है, समझ रहे हो, एंड ही कैन हैव
लाइक वे मोर बेटर लुकिंग देन दीपिका, लेकिन तब भी वो उसके ऊपर सेटल हो गया है। और अगर तुम सेटल हो गए ना लड़की पे, देन इट्स गेम ओवर। और यहाँ पे यही हुआ है, इसकी शक्ल देखो एक बार, अभी भी नफरत से देख रही है। एंड डिवोर्स अगर हुआ ना इनका, तो मैं कह रहा हूँ कि सारी जायदाद लेके भागने की कोशिश करेगी, इसके लिए घर भी नहीं छोड़ेगी ये। अभी तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जब औरतें जब टॉक्सिक हो जाती है ना, टॉक्सिक औरतें जो होती हैं, ठीक है, नॉट ऑल, लेकिन जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो चाहती है कि मैक्सिमम डैमेज पहुँचे इसे। भले ही इसने मेरे लिए जितना अच्छा करा है ना, मैं इसका उतना ज़्यादा नुकसान करूँ। अभी तुमने कुछ दिनों पहले एक केस सुना होगा जिसमें वो 6.5 लाख रुपए एलिमनी, क्या कहते हैं, मेंटेनेंस मांग रही थी 1 महीने के, ठीक है, इंडिया की न्यूज़ है ये। पर फीमेल वो थी जज, और उन्होंने मना कर दिया। ये पहली बार बहुत अच्छा डिसीजन आया है। कि कोई इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है। इसके कुछ टाइम बाद, क्योंकि विल ने बोला था कि गो मेक योरसेल्फ हैप्पी, तो पता नहीं क्या होता है कि जेडा अपने बेटे के दोस्त के साथ रिलेशनशिप में चली जाती हैं, और इस चीज को वो सोशल मीडिया पर विल के साथ डिस्कस भी करती हैं। And then I got into an entanglement with August. ये जो विल स्मिथ का ये फेमस फेस है ना, मीम वाला, ये इसी रीजन की वजह से बना था। यही फेस रणबीर कपूर का भाई बना था जब दीपिका ने वो बोला था, याद हो तो तुम्हें, समझ रहे हो? क्योंकि दे वांट टू कॉज मैक्सिमम इमोशनल हार्म, क्योंकि वो फिजिकल हार्म तो कर नहीं सकते तुम्हें, समझ रहे हो? इंडिया में तो फिजिकल भी कर सकती हैं लड़कियाँ, लेकिन अमेरिका में नहीं कर सकती। अमेरिका में लड़के दोबारा दे देते हैं अगर कोई फिजिकल करती है तो इसीलिए मतलब कैमरा रिकॉर्डिंग के अंदर एविडेंस तो होना ही चाहिए हर जगह, वरना तुम कहीं भी लड़कियों को नहीं दे सकते रिप्लाई में अपना हाथ, अगर वो तुम्हें मारती है तो इसीलिए इसकी शक्ल ऐसी बनी हुई है, क्योंकि ये उसको प्रूव करना चाह रहा है, ठीक है। और मैंने ये देखा है ना, लड़की अपने आप को कभी इतना हाई समझती ही नहीं है, तो लड़के समझते हैं ना उन्हें स्टार्टिंग में हाई, और यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को वो जानती है रियलिटी मैं कैसी दिखती हूँ, लेकिन तुम उन्हें चढ़ा रहे हो राई के पहाड़ पे बार बार, तो फिर वो समझ जाती हैं भाई अगर ये करने को राजी है तो ये और भी करेगा। और जो ज़्यादातर लड़कियाँ मिड होती हैं या फिर एवरेज होती है ना, वो ऐसे ज़्यादा नौटंकियाँ करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने बिहेवियर से शो करना होता है कि मैं बहुत ही हाई हूँ, हाई वैल्यू हूँ, ठीक है, क्योंकि शक्ल तो होती नहीं है उनकी, तो अपनी बॉडी से दिखाने की कोशिश करती हैं वो अपने बिहेवियर से, और वही जेडा कर रही है। तब भी वो, क्योंकि फीमेल्स खुश नहीं होती, तो उनकी ना एक ऐसी फैंटेसी बन जाती है पास्ट में जाके चीजों को सही करने की। और जेडा के केस में वो चीज थी टूपैक को याद करना, काश टूपैक जिंदा होता, टूपैक ये, टूपैक वो। Tupac. The name from the gate was just like, I never heard a name like that before. That was such a powerful, different name. ये फैंटेसी इतनी ज्यादा सीरियस थी कि इसके बारे में वो अपने बच्चों को भी बताती थी। इसलिए विलो स्मिथ एक बार ये लेटर अपलोड करती है इंस्टाग्राम पर। वो ये बताती हैं कि एक बार मेरी माँ रो रही थी और मैं 5 साल की थी, तब मैंने ये लेटर लिखा था, टूपैक मुझे पता है आप जिंदा हो, टूपैक आप वापस आ जाओ, मेरी माँ बहुत दुखी है। और इस टूपैक की फैंटेसी के बारे में विल स्मिथ काफी शुरुआत से जानते थे। Were you ever jealous of the love Jada had for Tupac? Oh, fuck yeah. I know you Oh say my no. God, that dude. Let me, and you know, and that was in the early days. Yeah. But she just loved him like he was the image of perfection. But she was with the Fresh Prince, you know. So it was like I never could. अब ये चीज ध्यान से सुनना आप, जेडा अपनी बुक में बताती हैं कि प्रोटेक्शन इज हर लव लैंग्वेज, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विल स्मिथ काफी अच्छे से ये चीज समझते होंगे। शायद इसीलिए जब क्रिस रॉक ने छोटा सा जोक बोल दिया था जेडा के ऊपर, जिस पर पहले विल भी हंस रहे थे, पर यह चीज जेडा को शायद पसंद नहीं आई, और तब जेडा ने ये एक लुक दिया। तब विल एकदम से उठकर क्रिस को थप्पड़ मार के आते हैं ऑस्कर के स्टेज पर। उसके बाद जो विल की बदनामी होती है, विल को ऑस्कर से 10 साल के लिए बॉयकॉट कर दिया है। सेलेब्स भी विल के अगेंस्ट बोल रहे थे, सारे कॉमेडियंस भी विल पर जोक्स बना रहे थे। भले ही विल माफी भी मांगते हैं अलग अलग टॉक शोज में जाके, पर उनको पूरी तरह से कोई माफ नहीं करता। पूरी तरह से पपेट बना दिया है अपने हाथों का, समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम एक बार किसी को खुश करने निकलते हो ना, तो फिर तुम ये समझ लोगे वो लेवल को इंक्रीज करता जाएगा और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए अपनी जो हैप्पीनेस है वो किसी इंसान में रखनी नहीं चाहिए, भले वो तुम्हारे कितने भी क्लोज हो। अपनी जो खुशी है ना वो तुम्हें अपने अंदर रखनी चाहिए कि तुम्हें क्या हैप्पी बनाता है। कभी कोई इंसान तुम्हें हैप्पी बनाए तो ये समझ लो कि तुम उससे कंट्रोल होने वाले हो और कुछ नहीं होगा।
अब ऐसी फीमेल्स का तीसरा ट्रेट होता है कि उनकी ईगो बहुत ज्यादा फ्रैजिल होती है। फीमेल ने सच में कोई बहुत बड़ी गलती की है जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, वो अपनी गलती को तब भी एक्सेप्ट नहीं करती, और अगर वो माफी मांगती भी है तो इस तरीके से माफी मांगती है कि वो आर्ग्यूमेंट में पूरी तरह से गलत ना दिखाई दे। कई सेलिब्रिटीज और टीवीज में और शोज में जेडा के अगेंस्ट भी लोग बोल रहे थे, तो जेडा ने अपने सर से सारा बोझ उतारने के लिए एक बहुत ही गंदा ड्रामा किया। वो अपनी बुक में लिखती है कि चाहे विल और मैं एक ही घर में रहते हैं, हमने डिवोर्स नहीं लिया, पर हम 2016 से हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। हमारे बीच में ये पैक्ट था, हस्बैंड वाइफ नहीं है। ये चीज बोल के ये इस चीज की जस्टिफिकेशन देती हैं। मैं तो बोलूँगा कि अगर जैसे ऐसे हाई स्टेटस मेल होते हैं ना, जो सुपर रिच होते हैं, सुपर फेमस होते हैं, उनको शादी करनी नहीं चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ मैं। क्योंकि ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे समाज में कि यू कैन हैव बेबी विद अ वुमन विदाउट मैरिंग। हमारे अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाहर की कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो तुम जैसे रोनाल्डो ने करा हुआ है, उसने उसकी जो वो है ना गर्लफ्रेंड जो है रोनाल्डो की, उसने उससे शादी नहीं करी है पर बच्चे कर रखे हैं, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा रखा है कि तो मतलब वो उससे एलिमनी बच्चों की पे तो ले सकती है लेकिन उसकी जायदाद नहीं ले सकती आधी। तो ये करना चाहिए। अब इस तरह से क्या होगा कि शी विल बी विद हिम बिकॉज शी लाइक्स हिम, ठीक है। और रोनाल्डो तो यार फिर एथलेटिक भी है, सुपर हैंडसम भी है, और सब कुछ हर चीज़ में वो टॉप है दुनिया में, तो उसकी बात अलग है। लेकिन तब भी वो डिवोर्स में के बाद उसकी जायदाद नहीं मांग सकती, मतलब 50% कुछ ले नहीं सकती है, क्योंकि उसने शादी नहीं करी है। वो स्मार्ट है बहुत। ऐसे ही एक फुटबॉलर ने करा था अभी, उसने क्या करा कि अपनी जायदाद जो है अपनी मम्मी के नाम पे कर रखी थी, उसके नाम पे कुछ था ही नहीं। तो क्या हुआ, जब डिवोर्स हुआ ना तो कुछ थोड़े बहुत जो अमाउंट ऑफ पैसे होते हैं मेंटेनेंस के लिए वो देने पड़े और जायदाद देनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो लड़की को कुछ नहीं मिला लिटरली जो मिल सकता था। कि जो विल ने किया ना, मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। Will and I hadn't been referring to each other as husband and wife since 2016. I was like, wife? Me? That's right. I'm okay. अब इसके बाद कुछ उनकी ऐसी मेंटालिटी थी, चाहे हम अलग नहीं रहते, चाहे हम साथ में रहते हैं, चाहे वो मुझे ऑस्कर्स पर लाया, मैं इस चीज का भी ब्लेम ले लूंगी। हाँ हूं मैं बुरी। पर पता है, अगर विल इसी चीज को हंस के छोड़ देता कि अरे मजाक उड़ा दिया गंजेपन का तो क्या हुआ, मजाक ही तो था, क्यों सीरियसली लेना इतना, और वैसे भी तू तो मेरी बीवी नहीं है ना। अगर ऐसे करके विल छोड़ देता तो उसको इस चीज पर टारगेट किया जाता कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। And welcome back to this US Open office plan. Miller just lobbed a message way over Jones. तुम क्या कर रहे थे? पर पता है, ये बात सोचने की है कि भैया इतने ही दुखी हैं विल, तो ये सब चीजें क्यों झेल रहे हैं। इसका रीजन है ऐसी फीमेल्स का फोर्थ ट्रेट, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। मैंने जो बताया था कि आपको बहुत अच्छे से शुरुआत में समझती है, क्योंकि बिसाइड नार्सिसिस्ट मेल्स ज्यादातर मेल्स सारी चीजें बता देते हैं, क्योंकि बचपन से रेयरली किसी ने उनके मेंटल ट्रॉमास के बारे में पूछा होता है, इतनी डीपली बात की होती है। मेल्स सारी चीजें ये सोच के बताते हैं कि ये लड़की मेरे को समझेगी, पर ऐसी फीमेल्स ये सारी चीजें समझने के लिए नहीं जानती, बल्कि आगे उनको कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि विल अपने YouTube के शो पर बताते हैं वो अपने डैड से बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि उनके डैड का गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेज था, और जब वो ड्रिंक करके आते थे तो घर की चीजें तोड़ते थे, माँ को मारते थे। दूसरी तरफ उनकी माँ हमेशा शब्दों को बहुत वाइजली यूज करती थी, जिससे उनके डैड दोबारा से ट्रिगर ना हो। क्योंकि विल बच्चे थे और अपनी माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, तो वो अपने डैड को जोक सुनाते थे, उनको एंटरटेन करके रखते थे, जिससे डैड को गुस्सा ना आए, जिससे डैड कोई भी बुरी चीज ना सोचे। इसी तरह से विल बन गए प्लीजर। और आज भी ऐसा लगता है कि विल अपने बचपन वाले फैमिली डायनामिक को दोबारा जी रहे हैं, जहां वो खुद बन गए हैं उनके डैड और जेडा बन गई हैं उनकी माँ। The little boy that wants mommy to say everything was wonderful, right? और इस विल के हीरो कॉम्प्लेक्स को जेडा बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए चाहे वो नए आइडियाज बना ले, नए पैक्ट्स बना ले, वो जो चाहे कर ले, वो तभी तो एक कहावत है, इफ जीसस इज नॉट सेविंग हर व्हाई आर यू ब्रदर, डोंट सेव हर। समझ रहे हो? मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, लाइक मैं एक नार्सिसिस्ट आदमी हूँ,
तो मुझे पता चल जाता है कि किस तरह के क्या क्या चल रहे हैं खेल लोगों के दिमाग में, ठीक है, क्योंकि मैं खुद नार्सिसिस्ट हूँ। तो पर मैं अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है, लेकिन जो जैसा मैं हूँ वो तो मुझे पता है ना कैसा हूँ मैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ पहले से ही। और लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं, दे गेट प्लेड लिटरली, पूरा फ्यूचर सब कुछ ख़राब कर लेते हैं अपना ऐसी लड़कियों के चक्कर में। और लोगों को पता ही नहीं है यार। अपने घर में ही देख लो, अपने ताऊ ताई को देख लो, पापा मम्मी को देख लो, तो तुम खुद देखोगे कि किस तरह से लेडीज़ जो हैं वो मेल को मैनिपुलेट करती हैं। जानती हैं कि विल उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। विल इस शादी को बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं, और यही होता है एक अल्टीमेट कंट्रोल। ये सारे जो मैंने ट्रेट्स आपको बताए, ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। अब इन लोगों की लाइफ का एग्जांपल देकर, जो कि कह सकते हैं इतनी भी ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। हाँ, विल की रेपुटेशन डिस्ट्रक्शन हुई है, बट सुसाइड तो नहीं किया। पर इससे आपको मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि हस्बैंड या आसपास का कोई भी इंसान ऐसी नार्सिसिस्टिक वुमन के कितना ही अच्छा हो, उनको कितना ही प्लीज कर ले, उनके लिए वो परफेक्ट बन जाए, तब भी ऐसी फीमेल्स का कंट्रोल सीख करने का डिजायर कभी खत्म नहीं होता। पर मोस्टली केसेस में मेल या फिर कोई और फीमेल, चाहे जितनी ही क्लोज हो ऐसी फीमेल्स के, वो गलत बात के अगेंस्ट बोलती हैं, तब नार्सिसिस्टिक फीमेल्स ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं कि सामने वाले इंसान को वो ऐसा ट्रिगर करती हैं कि जिससे कोई एक रिएक्शन निकल कर आए। और जैसे ही सामने वाला इंसान ट्रिगर होकर एक रिएक्शन देता है, तो उस रिएक्शन को वो बहुत ही ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर सबको बताती हैं, अपने आप को एक सफरर की तरह दिखाती हैं। अब इससे पहले तो ये होता है कि उस मेल ने जो रिएक्शन दिया होता है, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है कि यार इतना बुरा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। और दूसरी चीज कि वो जो सही बात कर रहा होता है ना, उसको लोग इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते, और कई सिचुएशन में लोग उसको भूल ही जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप सर्वजीत या मानव या ऐसे ही और केसेस से ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था। इसलिए मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस बताता हूं। ये चीज आपने बिग बॉस में देखी होगी, जो कि बेबिका और पूजा जी ने किया था जैड के अगेंस्ट। मैं जानता हूं कि यार बिग बॉस का एग्जाम्पल देना सही नहीं है, क्योंकि लोग उसमें इंटेंशनली ड्रामा करते हैं दिखने के लिए, बट ये जो स्पेसिफिकली ड्रामा मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे नहीं लगता कि ये दिखावा था। बिग बॉस ओटीटी के इस सीजन में इनिशियली एक बार बर्तन धोने के ऊपर थोड़ी कहासुनी हो गई। उस वक्त जैड बोलता है बेबिका की तरफ इशारा करके, आपको याद हो, इस लड़की को मेरे सामने से हटा दो। वो एक वर्ड यूज करता है, दिस गर्ल। उसके बाद बेबिका 15-20 मिनट खूब चिल्लाती है। अगर आपको चिल्लाना याद हो तो बिल्कुल वैसे ही अगर कोई मेल चिल्लाए फीमेल के ऊपर, तो आसपास वाले लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, हर कोई उसको रोकेगा। पर बेबिका के केस में लोगों ने इतना कुछ नहीं बोला। लोग खुद जैड को बोल रहे थे, अबे उससे क्यों भिड़ता है तू। इसलिए उस मोमेंट पर सिर्फ जैड ही गुस्सा था, और ट्रिगर होकर उसने अपनी एज दिखा दी। फिर बाद में पूजा जी उसको बताने जाती हैं कि ये गलत था। वो बात को समझता है, अपनी गलती मानता है, पर अपने आप को एक्सप्लेन करता रहता है। वो अपने आप को ना एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ मेरे को मत सिखाओ, और आप आवाज नीची करके बात करो। आवाज नीची रखने की बात पर पूजा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उससे पहले जो जैड ने हरकत की थी और अब ये हरकत, इन दोनों के लिए उसको पनिशमेंट भी दी जाती है, और सबके सामने उसको माफी मांगनी पड़ती है, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ती है। और वो ये करता है बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। पर फिर क्योंकि उसने पूजा जी को पिस ऑफ कर दिया था ना, तो आपको याद होगा पूरे हफ्ते बेबिका जैड से झगड़ा करने के रीजन ढूंढती रहती है, और कई बार उस पर चिल्ला भी देती है। और पूजा जी जो पूरे सीजन ही सबको तमीज सिखाती रही, उनको सारा गलत बिहेवियर बेबिका का दिखाई दे रहा होता है, तब भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वीकेंड के आखिर में जैड बोलता है कि मुझे भाई घर से बाहर निकलना है। पर फिर उसके बाद लोग उसको इतना सीरियसली लेते नहीं है। फिर बाद में झगड़ा रिजॉल्व करने के लिए वीकेंड के टाइम जैड अफेक्शनेटली पूजा जी से अपनी बेटी की कसम देकर माफी मांगता है। बहुत प्यार से हाथ पकड़ता है, गले लगता है, और बिना एक्सप्लेनेशन के अपनी सारी गलती मानता है। फिर एकदम से सारी सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है। और पूरे अब देखो, चैड को पता था कि ये बिग बॉस है, ठीक है, और इसमें तुम किसी लड़की को इस तरह से बोल के जीत नहीं सकते, क्योंकि ये गेम है ना अल्टीमेटली। तो इसने बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही क्या कह सकते हैं इंटेलिजेंट डिसीजन लिया है इससे माफ़ी मांग के। पर रियल लाइफ में ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, मेरा ये कहना है। या फिर अगर तुम इनके साथ काम भी करते हो वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में,
तो भी बस अपने काम को अपने काम तक ही रखना चाहिए, क्योंकि दीज पीपल डू नॉट वांट गुड फॉर यू। ये चाहते हैं कि ये बेस्ट इनके लिए क्या है बस। तो चैट ने तो सही मूव खेल लिया मेरे पूरा हिसाब से। सीजन जब तक जैड रहता है उसको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था ये बताने के लिए कि नार्सिसिस्टिक फीमेल्स जो बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस होती हैं, चाहे वो टीवी पर हो तब भी उनके टेम्पर टैंट्रम्स खत्म नहीं होते। उनको कंट्रोल की हमेशा जरूरत रहती है। इसलिए नॉर्मल घर की सिचुएशन में जहां पति के अलावा कई सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, वहां ऐसी फीमेल्स का आई मी माई सेल्फ वाले एटीट्यूड की वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। हम सब जानते हैं कि आईएएस का इंटरव्यू काफी हार्ड होते हैं, तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि जो आईएएस होते हैं वो काफी मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो अब मैं आपको एक केस बताता हूं। 2017 में बिहार कैडर के एक आईएएस ऑफिसर ने दिल्ली में किसी एक होटल से कूद के अपनी जान दे दी। ऐसा क्यों किया, ये चीज वो अपनी लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो में बताते हैं। अपने जीवन का अंत कर दूंगा। ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जीवन से अब खुश नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है और हमेशा दोनों एक दूसरे से उलझते रहते हैं, जिससे कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। दोनों की गलती नहीं है, दोनों ही अत्यधिक प्रेम करते हैं मुझसे, मगर कभी कभी अति किसी चीज की एक आदमी को मजबूर कर देती है कि वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठा ले। ऐसी ही कई सिमिलर सिचुएशन में नार्सिसिस्टिक फीमेल बहन भी हो सकती है, कभी कभार माँ भी हो सकती है, और कभी कभार माँ बहन बीवी। यही तो मैं कह रहा था, तुम अपने आसपास देखो, अपने घर वालों में देखो किस तरह से लड़कियां यूज करती हैं लड़कों को, समझ रहे हो? ये बात वहीं पे आती है ना, क्योंकि बचपन से ना इनको पता चल जाता है कि हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो कम है, तो क्यों ना हम अपने मेंटल पावर को बढ़ा लें। मेंटल पावर को बढ़ा लें मतलब किस तरह से लोगों का बिहेवियर होता है उस तरह से लोगों को कंट्रोल करना सीख जाएं। तीनों हो सकती है, तो उन घरों में मेल्स का एकदम जीना हराम हो जाता है। फिर भी मेल्स एक बार को माँ या बहन को तो छोड़ सकते हैं, पर बीवी को ऐसे छोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है। ऊपर से ऐसी फीमेल्स डिवोर्स को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक बैटल की तरह देखती हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, किसी की भी जिंदगी खराब हो रही हो, वो बेस्ट। क्योंकि फिर बात इनकी ईगो पे आती है ना, क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान क्या जाएगा कि जो उसके कंट्रोल में उसके कंट्रोल में ही रहे, लेकिन अब वो इंसान फ्री होना चाहता है, वो तुम्हें छोड़ना चाहता है, ठीक है। और दे कैन नॉट सी दैट, ठीक है। उनको ये बिलीव ही नहीं होता कि वो हार गए, उनके दिमाग में वो एक तरह से हार गए, समझ रहे हो? तो इसलिए वो अपना कंट्रोल कभी लूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि द बेस्ट, और उनके लिए वो ही बेस्ट होते हैं, समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा प्यार वो अपने आप से ही करते हैं, अपने बच्चों से भी नहीं करते। अगर ये आया ना ऑप्शन कि तुम्हारा बच्चे की लाइफ डेंजर में है, तुम्हारी लाइफ डेंजर में है, तो वो खुद को चूज़ कर लेंगे, ना कि अपने बच्चे को। और ऐसा ही इसके केस में हुआ है कि अपने पति को हर्ट पहुँचाने के लिए उसने अगर अपने बच्चे को ही मार दिया। लेकर रहती है। सुशाना सेठ के केस में कुछ यही हुआ था। सुचाना और वेंकट रमन की शादी 2010 में होती है। 2019 में उनके एक लड़का पैदा होता है। फिर मार्च 2021 में सुचाना डिवोर्स केस फाइल करती है डोमेस्टिक वायलेंस के बेसिस पर, और बच्चा मीनवाइल सुचाना के पास ही रह रहा होता है जब तक कस्टडी का केस फाइनलाइज नहीं हो जाता। साथ ही वो कोर्ट में पिटीशन डालती है कि उसे 2.5 लाख पर मंथ की मेंटेनेंस दी जाए, पर सुचाना को कोर्ट की ऑर्डर की वजह से सितंबर 2023 से 20,000 रुपए मिलने लगते हैं अपने हस्बैंड की तरफ से, जब तक केस फाइनलाइज ना हो जाए तब तक के लिए। इसी के साथ फादर हर वीकेंड अपने बच्चे से मिल सकता है और वीडियो कॉल पर बात कर सकता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सुचाना केस हारती हुई तो नहीं दिख रही, पर एक नार्सिसिस्टिक फीमेल के नजरिए से देखे तो वो केस हार रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिससे सब कुछ भूल के सोना हो तो गो विद द फ्लो। वो अपना कंट्रोल खो रही थी। पहला पॉइंट, सुचाना ने 2.5 लाख की मांग की थी, पर उन्हें 10% से भी कम मिल रहा था, 20,000। दूसरा पॉइंट, कोर्ट अलाउ करती है फादर को भी लीगल बैटल करने के लिए, इसी वजह से एक मॉनेटरी प्रेशर भी होगा। तीसरा पॉइंट कि वो आखिर में जो अपने नोट पर स्क्रिबल करती है कि मैं अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलने देना चाहती, उसमें वो ये भी लिखती है कि वो ऐसा इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उनका पति वो एक बुरा इंसान है, साथ ही वो बच्चे को बैड मैनर्स सिखाता है।
अब स्पेसिफिकली बैड मैनर्स का उन्होंने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया था वीडियो कॉल का या किसी भी तरीके का जिससे ये लग रहा हो कि पिता बच्चे को गलत चीजें सिखाता है। अगर प्रूफ दिया होता तो कोर्ट ही शायद अलाउ नहीं करती बच्चे को मिलने के लिए, पर मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि बाप अपने बच्चे से काफी प्यारी बातें करता हो, अच्छी बातें करता हो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो और सुचाना के मन में इस चीज की बहुत इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं मेरा बेटा विलिंगली अपने बाप के पास न चला जाए। इसी वजह से वो शायद मेंशन करती हैं कि वो बाप और बच्चे का किसी भी तरह का इंटरैक्शन नहीं चाहती, पर स्टिल कोर्ट इतना मिनिमम ऑर्डर तो देती है कि बाप अपने बच्चे से मिल सकता है, और यही चीज सुचाना को पसंद नहीं आ रही होगी। इस चीज का सिग्नल आप कुछ हद तक सुचाना के इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट में भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे की फोटो डाली थी और लिखा था #what will happen। और जिस तरह से सिचुएशन उनके हाथ से छूट रही थी, इसी वजह से कंट्रोल रीगेन करने के लिए उन्होंने फिलिसाइड कमिट किया। और कंट्रोल मैंने इसीलिए बोला क्योंकि फिलिसाइड पर हुई कई स्टडीज ये चीज बताती हैं कि पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चे को मारते हैं उससे उनकी मेंटल सिचुएशन के बारे में पता चलता है। पेरेंट्स के ये सारे कई अलग अलग रीजंस होते हैं फिलिसाइड कमिट करने के, पर सुचाना के केस में ये रीजन फिट बैठता है। तो इस रीजन की वजह से जितने भी माँ या बाप फिलिसाइड कमिट करते हैं उन ज्यादातर सिचुएशन में पेरेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेसिव और मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, कई सारे। उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, पर उनको जिस भी तरीके के जैसे भी सीवियर डिसऑर्डर हो तब भी उनको बहुत ज्यादा गिल्ट होती है, और मोस्ट केसेस में पेरेंट्स अपने आप को भी मार लेते हैं। पर कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने आप को नहीं मार पाते क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक होते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। चाहे वो जितनी भी गिल्ट में हो, अपने बारे में वो कभी सोचना नहीं बंद करते, इसीलिए वो अपने आप को कभी भी मार नहीं पाते। आप इस फोटो को देखो, ये सुचाना की जब की फोटो है जब वो पकड़ी गई थी पुलिस के द्वारा। इसमें सुचाना पुलिस के साथ है और सुचाना ने पानी की बोतल पकड़ी हुई है। मतलब आप एक चीज देखो कि ऐसे समय पर भी इन मैडम के लिए इनकी प्यास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, पानी तो कोई भी पकड़ सकता है अपने हाथ में। दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, तो मैं दो ही चीजें बोलूंगा। वेरी नाइसली पुट वीडियो, सीकिंग जिज्ञासा। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता है ये, काफ़ी अंडररेटेड यूट्यूबर है, और मेरे ख्याल से जिस तरह से ये वीडियो बनाता है ना, कोई और नहीं बनाता। अगर आपको साइकोलॉजी समझनी है तो दिस मैन इज़ लाइक अ गोल्ड माइन। So I will be seeing you in next video. Take care.